हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल आर्ट्स की दुनिया पर। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रियव्रत सिंह। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आया हूं भाई, वो ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए रहेगा। और बीए सेकेंड ईयर में अगर आपका हिंदी लिटरेचर का सब्जेक्ट है तो भाई ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। तो हिंदी लिटरेचर वाले जो बीए सेकेंड ईयर में हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपका जवाब दे सकूं, आपके कमेंट्स का प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आपका सिलेबस का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और इस सिलेबस स्क्रीनशॉट में जैसा कि आपको यहाँ बताया हुआ है कि जो यूनिट 1 है उस यूनिट 1 का ये टॉपिक 1 है। और पेपर की बात करूँ तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एनईपी 2020 में हिंदी लिटरेचर में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जिनका है उनके लिए वीडियो है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो में आपके लिए क्या बताया हुआ है, ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स में आपको हेल्पफुल रहेंगी और बहुत ही शानदार नंबर आपको मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर साथियों लिखा हुआ है बीए सेकेंड ईयर हिंदी लिटरेचर पेपर 1। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे 1 बाय 1, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को गद्य विकास काल या जागरण काल भी कहा गया है। क्योंकि जैसा कि आप टॉपिक 1 अभी देखिए थोड़ी देर पहले स्क्रीनशॉट में, आपको यही बताया हुआ है कि जो आधुनिक काल है उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है उसके बारे में आपके लिए पढ़ना है। तो शुरुआत करेंगे हम आधुनिक काल से कि आधुनिक काल की क्या डेफिनेशन। तो आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है या जागरण काल भी इसको कहा गया है। अगर हम इसकी समय की शुरुआत करें कि कब से कब तक के टाइम पीरियड को आप आधुनिक काल कह सकते हैं, इसका दोस्तों जो टाइम पीरियड है वो है 1900 से लेकर 1843 या फिर आज तक, मतलब अभी तक के समय को भी आप आधुनिक काल कह सकते हैं। तो अभी तक मतलब 2023 चल रहा है साथियों, जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो भाई 2023 तक के समय को आप आधुनिक काल हिंदी में बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि मुगल साम्राज्य के पतन से ही इसका आरंभ माना गया है। और आज हम आधुनिक काल का परिचय, समय सीमा, पृष्ठभूमि, परिस्थितियाँ एवं प्रमुख विशेषताओं की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ लिखा हुआ था परिचय के बारे में बात करते हैं। तो आपके लिए जो पहली हेडिंग मैंने इस पूरे पीडीएफ में बनाई हुई है दोस्तों, वो बनाई हुई आधुनिक काल का परिचय। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आधुनिक काल का परिचय में आपको हेडिंग में दिया हुआ है कि साहित्यिक जागरण के साथ जनता में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जागृति भी होने लगी थी। साहित्यिक जागरण का मतलब दोस्तों कि जब लोगों ने मुगल काल के बाद ये देखा कि समाज में बदलाव आ रहा है, राजनीति में बदलाव आ रहा है, धर्म में बदलाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बदलाव देखने को मिला। विदेशी शासन के साथ साथ, यानी कि विदेशी मतलब अंग्रेजों का रूल शुरू हुआ, इस देश में हमने अपने धर्म का प्रचार भी देखा। कुछ प्रचार मुसलमानों ने भी किया था, कुछ प्रचार हिंदुओं ने भी किया था और भी धर्म के लोगों ने किया था। परंतु उनमें और इनमें अंतर केवल इतना ही था कि उनका प्रचार तलवार के जोर पर आधारित था और इनका बुद्धिवाद पर आधारित था। तो आपको अगर पेपर में प्रश्न आता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो दोस्त, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैं जहाँ तक के सभी यूनिवर्सिटीज़ के वीडियोस बना रहा हूँ मेरे चैनल पर, अपलोड भी करता रहता हूँ। लोगों के मेरे टेलीग्राम पर कमेंट आते रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर, मेरे इंस्टाग्राम पर कमेंट आते रहते हैं लोगों के। तो लोग यही बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का वीडियो बना दो, उसका बना दो। तो दोस्तों, जैसा मैंने सिलेबस को देखा हुआ हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं टॉपिक पर। आगे लिखा हुआ है सेकंड पैरा में साथियों कि प्राचीन काल में मुद्रण यंत्रों के अभाव से मतलब कि प्राचीन समय में जो मुद्रण यंत्र थे, मतलब जो टाइपिंग होती थी चीज़ों की, ऐसे यंत्र, ऐसी मशीनें बहुत कम थीं। साहित्य की सुरक्षा के लिए पुस्तकें कंठस्थ की जाती थीं। तो मतलब उस समय किताबें चलती थी साथियों। पद की संगीतमकता के कारण वह सरलता से याद हो जाता था। और उस समय बहुत ज़्यादा संगीत चलता था, संगीत के माध्यम से साहित्य को तैयार किया जाता था, पढ़ा जाता था। तो उस समय लोगों को याद भी आसानी से होता था। अंग्रेज़ों के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि मशीनें इस देश में आती हैं। मशीन इस देश में ही मतलब टाइपिंग यंत्र या मुद्रण यंत्र यहाँ पर बताया हुआ है वो भी आए। तो पुस्तकों का कंठ करना अनावश्यक समझा जाने लगा। मतलब अब ऐसा है किताबों को याद करने की बजाय किताबें बहुत ज़्यादा होने लगी। लोग अलग अलग तरह के साहित्यों के बारे में पढ़ने लगे, क्योंकि उस समय साहित्य भी क्या था, लिमिटेड था। लिमिटेड से मतलब साहित्य तो बहुत था, लेकिन मशीनें ना होने की वजह से लोगों तक ये अप्रोचेबल नहीं था, मतलब लोगों तक साहित्य की पहुंच
नहीं थी, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि समाज के हर वर्ग के पास साहित्य की पहुंच नहीं थी। नेक्स्ट पैरा की बात करते हैं दोस्तों। यद्यपि गद्य की परंपरा ब्रजभाषा तथा उससे पूर्व थी, तो क्या लिखा हुआ है कि गद्य की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका टॉपिक जो है वो गद्य से संबंधित है। तो ब्रजभाषा तथा उससे पूर्व भी थी, परंतु उसकी वास्तविक धारा जैन संपर्क स्थापित करने की भावना से प्रेरित होकर शासन की सुविधा के लिए अंग्रेज अफसरों के द्वारा प्रभावित की है। तो हम कह सकते हैं मतलब गद्य जो है ये है तो ब्रजभाषा के पहले का भी, लेकिन अंग्रेजों ने इस गद्य को और ज़्यादा फैलाया। बात करते हैं कुछ और भी लोग थे, ये नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि लल्लू लाल, सदल मिश्र ने जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से तथा मुंशी सदर सुखलाल और इंशाउल्लाह खान ने स्वतः सुखाई खड़ी बोली में प्रारंभिक गद्य लिखे हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आपके प्रश्न आधुनिक काल का परिचय में, तो आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर आपको डेफिनेटली साथियों मिल सकते हैं। आधुनिक काल के पृष्ठभूमि की बात करते हैं हम। तो पृष्ठभूमि की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में 1857 के बाद समाज सुधार और राष्ट्रीयता का स्वर फैलने लगा। तो 1857 की क्रांति मतलब अगर आपने हिस्ट्री की वीडियोस देखे हुए हैं मेरे, या आप हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको पता होगा 1857 की क्रांति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन था, एक बड़ा बहुत बोल सकते हैं हम लोग के आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। और इस पूरे सिनेरियो में दोस्तों जो है इसके बाद समाज सुधार राष्ट्रीयता का डिमांड और बढ़ने लगी। तो आधुनिक काल को अलग अलग विभागों में बांटा गया है हिंदी भाषा में। इनके नाम जैसे कि लिखा हुआ है भारतेंदु युग कह सकते हैं आप, प्रेमचंद युग बोल सकते हैं, प्रसाद युग बोल सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु युग की। दोस्तों आपको क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है कि भारतेंदु युग क्या है, तो आप उस केस में एक सिंपल ये जो पैराग्राफ है वही लिख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको पूछ सकते हैं। और अगर साथियों आपका कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ आपके पेपर में जो ब्लूप्रिंट है उसमें MCQs क्वेश्चन आएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए वहाँ भी काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट MCQ पर वीडियो में लेकर आऊँ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं सेपरेट MCQs पर हिंदी भाषा को जो वीडियोस रहेंगे हिंदी लिटरेचर के वो भी आपके लिए अपलोड कर दूँगा, बना दूँगा। अब बात करते हैं भारतेंदु युग क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भारतेंदु युग की अगर हम बात करें दोस्तों, लिखा हुआ है कि नवोत्थान काल के सबसे अधिक व्यापक और प्रभावोत्पादक स्वरूप के दर्शन हमें भारतेंदु युग में होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि आधुनिक काल को आप लोग पढ़ रहे हो इस वीडियो के माध्यम से, ये नवोत्थान काल है, तो सबसे ज़्यादा व्यापक और इसका जो प्रभाव है ये भारतेंदु युग में देखने को मिलता है हिंदी भाषा। अगर हम बात करें कि इस युग में भारतेंदु जो हैं वो हरिश्चंद्र की प्रेरणा से गद्य साहित्य की समस्त विधाओं पर उनके समकालीन लेखकों ने तथा स्वयं उन्होंने लेखनी चलाई। भारतेंदु ने विवादास्पद गद्य के स्वरूप को निश्चित किया। मतलब भारतेंदु क्या करते थे, ऐसे गद्य लिखते थे जो विवाद से संबंधित हों। इस युग में नाटकों की प्रधानता रही। तो भारतेंदु के टाइम पर नाटक बहुत ज़्यादा होते होंगे मंच पर, क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों कि हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जिस समय बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसलिए नाटक होते थे। मतलब नाटक से मतलब कि जैसा आप देखते हो बड़ी बड़ी स्टेजें होती हैं, आज थिएटर्स होते हैं, वैसे ही उस समय ड्रामा होते थे, मतलब नाटक होते थे। भारतेंदु से पूर्व भी 2-4 नाटक लिखे गए थे, परंतु भारतेंदु जी ने जो नाटक लिखे हुए हैं उनकी बात ही कुछ और है दोस्तों। तो भारतेंदु जी ने स्वयं 14 नाटकों की रचना की है। अगर मैं कुछ खास नाटकों के नाम आपके लिए बताऊं उनके द्वारा लिखे हुए, तो हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, नील देवी, भारत दुर्दशा, चंद्रावती आदि नाटक प्रमुख माने जाते हैं। ये तो हुई दोस्तों भारतेंदु युग की बात। आप ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं ओवरऑल हम आधुनिक काल की, क्योंकि आपका टॉपिक का नाम मैं बता चुका हूँ। तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग हमारा पहला टॉपिक है, पहला बोल सकते हैं आप लोग हेडिंग है। अब इसी आधुनिक काल में द्विवेदी युगीन आधुनिक काल की हम बात करते हैं कि द्विवेदी युगीन आधुनिक काल क्या है। तो लिखा हुआ है कि द्विवेदी युग जो था वह भारतेंदु के बाद आया। पहली बात तो आपको ये समझनी है। और अगर हम बात करें द्विवेदी युग की, तो आलोचनात्मक युग था। मतलब इस टाइम पीरियड में, द्विवेदी जी के टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें लिखी गई वो सब आलोचनात्मकता से संबंधित थी। भारतेंदु के समय में लेखकों ने व्याकरण तथा वाक्य विन्यास की ओर कम ध्यान दिया। मतलब भारतेंदु जी का जो टाइम चल रहा था, जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जो पिछला पैराग्राफ था हमारा, पिछली हेडिंग थी, इसमें इन्होंने भारतेंदु जी के समय जो लेखक थे स्वयं भारतेंदु जी ने
व्याकरण तथा वाक्य विन्यास की ओर ध्यान कम दिया। अंग्रेजी पढ़े लिखे जो लोग श्रद्धा तथा भक्ति के कारण हिंदी के क्षेत्र में आए थे, व्याकरण के नियम वो बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। लेकिन द्विवेदी युग में साथियों यही पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यही डिफरेंस है भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में। डिफरेंस पे आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं, मैंने आपकी भी क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पैरा देखते हैं। सरस्वती के संपादक के रूप में आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने भाषा को शुद्ध, सुसंस्कृत और परिमार्जित बनाने में पूर्ण योगदान दिया है। तो भाषा को शुद्ध से मतलब जो व्याकरण संबंधी समस्याएं थी भारतेंदु युग की जो बोल सकते हैं कि नाटकों की, वो सभी समस्याओं को उन्होंने दूर कर दिया। आगे लिखा हुआ है, वे अशुद्ध लेखकों को काट छाट कर लेखकों के दोष बताने में चूकते ना थे। वे से मतलब कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है। आगे हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट पैरा को देख लेते हैं। द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य ने अपनी शैशवावस्था छोड़कर युवावस्था में प्रवेश किया। तो द्विवेदी युग में हम ये बोल सकते हैं कि हिंदी साहित्य शैशवावस्था मतलब एक ऐसी अवस्था मनुष्य जीवन की होती है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम छोटे होते हैं, बचपन होता है हमारा। तो मतलब हिंदी की एक हिसाब से बोलते हैं साहित्य की शुरुआत हुई होगी, उससे थोड़ा सा युवावस्था में हिंदी भाषा पहुंच जाती है। मतलब भारतेंदु युग में जहां हिंदी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, अशुद्धियाँ थीं, वो चीज़ें द्विवेदी युग में आके ठीक हो जाती हैं। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ें। भारतेंदु युग में भी जो बंगला साहित्य का अनुकरण हुआ था वह द्विवेदी युग में अधिक ना रहा। मतलब बंगला साहित्य, बंगाली भाषा में जो साहित्य है वो बहुत ज़्यादा नहीं चला, लेकिन लेखों में मौलिकता आई और उन्होंने ठोस साहित्य निर्माण किया। भाषा परिष्कृत हुई, मतलब भाषा शुद्ध होती है, सुसंस्कृत हुई और शैली भी ठीक हुई भाषा की। तो ये द्विवेदी युग में बदलाव आया। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि प्रसाद युग भी आधुनिक काल का युग माना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं प्रसाद युग में, मतलब जयशंकर प्रसाद के युग में आधुनिक हिंदी या आधुनिक काल की क्या विशेषता है। तो क्या लिखा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद के टाइम पर कहानी तथा नाटक प्रधान युग माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी ने भी कई कहानियाँ लिखी हुई हैं साथियों, जैसे अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख, कामता आदि उच्च कोटि के नाटक लिखे, जिसमें प्रसाद जी की महान साहित्यिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। आगे बता रहे हैं आपके लिए कि एक राइटर हुए उस समय, उनका नाम था द्विजेंद्र लाला राय या विजेंद्र लाला राय। तो उन्होंने मुगल कालीन भारत का चित्र उपस्थित किया था उनकी रचनाओं में। सिमिलरली साथियों जो प्रसाद जी थे उन्होंने बौद्ध कालीन भारत के इतिहास की ऊपर कई किताबें लिखी हुई हैं, कई नाटक लिखे हुए हैं, कई कहानियाँ लिखी हुई हैं। प्रसाद जी ने हिंदुओं को सभ्यता तथा नैतिक श्रेष्ठता दिखाई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। इस युग में प्रसाद जी के अतिरिक्त पंडित बद्रीनाथ भट्ट, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, श्री हरिकृष्ण प्रेमी के नाम भी आते हैं। और दोस्तों आप ये नाम भी ध्यान रख सकते हैं, आप जब भी पेपर देने जाएं, हिंदी का आपका पेपर है, पेपर 1 है, तो साथ ही में आपको ये नाम पता होने चाहिए, क्योंकि जब आपके लिए किसी पर्टिकुलर राइटर के अलावा और भी नाम याद रहते हैं तो आपको आंसर राइटिंग करने में, मतलब लिखने में आसानी मिलती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सुझाव है, एक रिकमेंडेशन है। बात करते हैं अब नेक्स्ट आधुनिक काल में जो टाइम पीरियड रहा उसके बारे में, एंड दैट वाज प्रेमचंद युगीन, आधुनिक काल का परिचय। तो क्या लिखा हुआ है कि आधुनिक काल में प्रेमचंद जी की बात करें तो ये सबसे प्रमुख उपन्यासकारों में से एक माने जाते हैं। इसलिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि यह युग उपन्यासों का युग था। प्रसाद जी जो थे इन्होंने भी कंकाल और तितली उपन्यास लिखे थे, लेकिन नाटककार के रूप में वो ज़्यादा फेमस हैं, जबकि उपन्यास सम्राट की जो उपाधि दी गई है वो मुंशी प्रेमचंद को दी हुई है। अगर हम बात करें दोस्तों कि मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी कहानियाँ हैं, तो इसमें प्रतिज्ञा, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, शिव सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास अधिक प्रसिद्ध हैं। जो मुंशी प्रेमचंद जी थे वो जो उपन्यास लिखते थे वो चरित्र प्रधान लिखते थे। इन्होंने निम्न तथा मध्य कोटि के लोगों मानवता के दर्शन कराए। प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं, जो उनके उपन्यास हैं, उसमें कि उपेक्षित लोगों की ओर ये ध्यान आकर्षित करते थे, किसका? पाठकों का। अगर हम दोस्तों और बात करें कि प्रेमचंद के युग में अन्य कलाकार कौन कौन से थे, तो पंडित विशंबर नाथ, कौशिक, सुदर्शन, वृंदावन लाल वर्मा
मुंशी प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ये सब लोग जो है नाम जो लिखे हुए हैं ये सब कुछ और प्रेमचंद जी के युग में अतिरिक्त बोल सकते हैं कलाकार थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा मैं, उसमें आपको बताऊँगा जो आपका यूनिट 1 का ये टॉपिक 1 मैंने आज समझाया, इसमें आपके थोड़ा सा और बताया हुआ है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है और सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट पर जल्द लेकर आऊँगा, साथ में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।